धीरे धीरे प्यार हुआ। एपिसोड 21। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि मंत्री के बेटे मनोज को पुलिस पकड़ कर ले आई थी और अवनी की जान अमन ने बचा ली थी। अब आगे सुबह के ठीक 9 बजे थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हल्की हल्की धूप आ रही थी। अमन हॉस्पिटल के भीतर आया। हाथ में ताजे फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर एक एरोगेंट स्टाइल, साथ में पीछे 2 बॉडीगार्ड। अवनी को अस्पताल में 2 दिन रुकने की सलाह दी गई थी। चोटें गहरी थी। विपिन जी रात भर वहीं रुके हुए थे। उन्होंने राजेश जी को घर भेज दिया ताकि वे थोड़ा आराम कर सकें। जैसे ही अमन को हॉस्पिटल के गेट के अंदर आते देखा, विपिन जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़कर बोले, मिस्टर अमन, आप इतनी सुबह सुबह? अमन ने हल्के से सिर झुकाते हुए जवाब दिया, बस ऑफिस निकलने से पहले सोचा अवनी का हाल चाल ले लूं। कैसी है अब अवनी? विपिन जी मुस्कुराकर बोले, खुद ही देख लीजिए, अब तो थोड़ी ठीक है। उन्होंने कमरे की ओर इशारा किया। अमन रूम के अंदर इंटर हुआ। अंदर हल्की दवा की गंध थी और खिड़की से आती सुबह की रोशनी अवनी के चेहरे पर गिर पड़ रही थी। वह तकिए से टिककर लेटी हुई थी। चेहरे पर धूप पड़ रही थी जिसके कारण अवनी का चेहरा और सुंदर दिख रहा था। जैसे ही उसने अमन को देखा, उसने तुरंत उठने की कोशिश की। अमन ने तेजी से पास आकर कहा, उठने की जरूरत नहीं है, बस लेटी रहो, मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल लेने आया। अवनी हल्के से मुस्कुराई। उसके होंठ कांप रहे थे लेकिन आंखों में एक कृतज्ञ चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचाई। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे आपका यह एहसान चुका पाऊंगी। अमन ने शांत स्वर में कहा, एहसान की कोई बात नहीं है अवनी। अवनी आंखों में नमी लिए, अगर कल रात आप ना आते तो शायद मैं। अमन धीरे से बीच में बोलते हुए, चुप, अगर मगर की नहीं, बस मैं हूं और तुम सेफ हो। एक पल को दोनों की नजरें मिली और कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से आती हॉस्पिटल मशीनों की बीप बीप के बीच मानो किसी अनकहे एहसास ने जन्म लिया हो। अमन की आंखें अवनी पर इस कदर टिकी थी जैसे वह इस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता हो। उसकी नजरें बोल रही थी, काश ये वक्त यहीं रुक जाए। अवनी भी उसके उस स्नेह भरे स्पर्श को महसूस कर रही थी जो बिना छुए भी उसकी रूह को छू गया था। अवनी भी अमन में खोई हुई थी, जैसे उसकी आंखों में कोई जादू हो जो उसे अपनी ओर खींच रहा हो। अमन तो पहले ही अवनी को देखकर अपना दिल हार चुका था, लेकिन आज अवनी के दिल में भी कुछ अलग ही एहसास था। पहली बार किसी लड़के को देखकर उसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि इस एहसास का क्या करे, डर, झिझक या कुछ और है। पर जो भी था, यह एहसास बहुत खूबसूरत था। अमन की निगाहें अवनी पर टिकी थी और अवनी की निगाहें अमन की मुस्कान में खोई हुई थी। दोनों के बीच खामोशी थी, मगर उस खामोशी में भी हजारों बातें थी जिनकी आवाज सिर्फ उनके दिल सुन पा रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला। विपिन जी मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए और बोले, अवनी कैसी हो? अब तबीयत ठीक लग रही है। उनकी आवाज सुनते ही जैसे दोनों किसी जादू से बाहर आ गए। अपनी झट से अपनी चादर ठीक करने लग गई और अमन ने नजरें चुरा ली। दोनों ऐसे नजरें चुराने लगे जैसे किसी ने उनके दिल का राज पकड़ लिया हो। विपिन जी मुस्कुराते हुए दोनों को देखते हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक बार फिर से खुलता है। अंदर आती हैं एसपी अमृता भारद्वाज। उनके पीछे एक कांस्टेबल था जिसके हाथ में एक रजिस्टर और पेन था। जैसे ही अमृता कमरे में दाखिल हुई, अमन को देखकर ठिठक गई। मिस्टर अमन राय, आप यहाँ इस वक्त? अमन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जी मैं बस मिस अवनी का हालचाल लेने आया था। अमृता एक गहरी सांस लेकर कहती है, अच्छा किया, लेकिन अब काम की बात करते हैं। हमें मनोज के खिलाफ गवाही चाहिए। मिस अवनी को सब कुछ शुरू से बताना होगा। हम उसके बयान के आधार पर ही एक मजबूत एफआईआर तैयार करेंगे, तभी हम मनोज के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। कांस्टेबल ने तुरंत रजिस्टर खोला और पेन तैयार किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमृता आगे कहती है, लेकिन हालात थोड़े मुश्किल हैं। सुबह सुबह ही मंत्री रघुवीर धमकी देकर गए हैं मुझे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके बेटे को अगर मैं जेल ले गई तो वह मेरा तबादला पक्का कहीं और करवा देंगे। विपिन जी चिंतित स्वर में बोले, फिर तो बहुत मुश्किल है मैडम। अमृता गंभीर आवाज में बोली, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर अवनी हिम्मत दिखाए और सच्चाई बताए तो मंत्री की ताकत भी उसे नहीं बचा पाएगी।
अवनी ने कांपते ओंठों से कहा, मैं डरती नहीं हूँ मैडम, लेकिन मुझे डर है कि वो लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे। अमृता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं अवनी, हम तुम्हारे साथ हैं और इस बार कानून झुकेगा नहीं। अमन ने अवनी की ओर धीमी और पक्की निगाहों से देखा और कहा, अवनी डरो मत, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और जहाँ तक रघुवीर की बात है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ना उसकी कुर्सी रहेगी, ना उसका वह नकली पावर। जो पावर उसने लोगों पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, सब मैं खत्म कर दूंगा। फिर अमन ने सीधी नजर एसपी अमृता पर डाली और दृढ़ता से कहा, एसपी मैडम, आपकी नौकरी, आपका तबादला, इन सब की चिंता मत कीजिए, आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है, अमन राय का वादा। अमृता भारद्वाज ने अमन की ओर ध्यान से देखा। अमन की आंखों में जो ठहराव और इरादा था, वह किसी आम आदमी में नहीं दिखता। अमृता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं आपके वादे पर विश्वास करती हूँ मिस्टर अमन, पर एक बात समझने की जरूर है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, आपके और मेरे मिलने का यह सिलसिला बार बार हो रहा है। यह कोई संयोग है या कोई फिर और कुछ? यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। अमन भी मुस्कुरा पड़ा। उसकी आवाज में एक हल्की सी गर्मी थी। हो सकता है मैडम, भगवान चाह कर बार बार हमें मिलवा रहा हो और शायद हमारा साथ लंबा चले। फिर काम की गंभीरता लौटी। अमन ने सिर उठाकर कहा, मनोज के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराएं लगाइए और एफआईआर करिए और जमानत की गुंजाइश बिल्कुल भी मत रखिएगा। उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अमन ने जाते जाते एक बार फिर अवनी की तरफ देखा, आंखों में स्नेह और सुरक्षा का वादा लिए हुए कहा, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बाहर 2 बॉडीगार्ड लगा दिए हैं और तुम्हारे घर में भी मैंने बॉडीगार्ड भेज दिए हैं। अब ना तो वो मंत्री और ना ही उसका बेटा मनोज तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। और कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर अपना नंबर फीड कर दिया है। इतना बोलकर अमन ऑफिस के लिए निकल जाता है। कंटिन्यू।